गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है डे 3 एंड डेट है 10 सितंबर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। अमेजॉन फ्यूचर रो एससी स्टेज एचसी प्रोसीडिंग्स। बेसिकली अमेजॉन और फ्यूचर की एक डील थी। अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड नहीं पता तो मैं वो डील बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ था, फ्यूचर रिटेल एक कंपनी है, अब मैं उसका नाम लिख देता हूँ ब्रीफ में, FR फॉर फ्यूचर रिटेल। आर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। बेसिकली अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो बिग बाज़ार इन्हीं का ब्रांड है, तो आपको समझ में आ गया होगा। रिटेल बिजनेस के अंदर ही काम करती है बेसिकली। फ्यूचर रिटेल ने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अमेजोन से एक लोन लिया था। उसके बदले में उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन कराया था, जिसके अंदर अमेजोन ने ये बोला था फ्यूचर रिटेल को कि कभी भी फ्यूचर में वो अपने इंडिया के सेगमेंट को, इंडिया के बिज़नेस को रिलायंस को सेल नहीं करेगी। जो रिलायंस रिटेल का सेगमेंट है, ये और भी किसी रिलायंस के अंदर कंपनी है जो पूरे ग्रुप के अंदर, उनको सेल नहीं करेगी। तो मैं ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पे क्रॉस और रिलायंस, REL लिख दिया फॉर रिलायंस। तो ये डील हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूचर रिटेल ने कुछ ब्रीच करी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, और अब वो सेल करना चाह रही है अपने आप को रिलायंस को, जो उसका बिग बास्केट का सेगमेंट है पूरा, उसको। इससे सीधी सी बात है अमेजोन के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस रिटेल अब डिजिटल होने जा ही रहा है कुछ टाइम के अंदर, और मतलब हो चुका है, बट कुछ टाइम के अंदर मैसिव लेवल पे जाने वाला है। तो अगर उसको बिग बास्केट की जो सप्लाई चेन है उसकी बैक मिल जाएगी तो काफ़ी इनॉर्मस इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा अमेजोन के खुद के मार्केट शेयर के ऊपर। तो बेसिकली इसी की वजह से अमेजोन ने केस डाल दिया फ्यूचर रिटेल के ऊपर, और कुछ हुआ। काफ़ी लंबा केस चल रहा है, ऑलमोस्ट आपका 1.5 साल हो चुका है। अब इसके बाद अभी क्या चल रहा है कि आपका HC प्रोसीडिंग्स, यानी कि हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि नहीं कर सकते ऐसा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर IC ने रिस्ट्रेन कर दिया था फ्यूचर रिटेल से डील विद रिलायंस रिटेल, यानी कि रिलायंस रिटेल जो है आपका फ्यूचर रिटेल को परचेज नहीं कर सकता, चाहे फ्यूचर रिटेल खुद भी बोल रहा है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, अमेजोन अक्यूज फ्यूचर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हाई कोर्ट में ही अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत अक्यूज़ किया। तो सीधी सी बात है, तो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन दिखता है। बट अब यहाँ पे हुआ क्या है कि SC ने SC मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है HC प्रोसीडिंग्स के ऊपर, कि यानी कि जब HC में आपका जो है फ्यूचर केस हार गया, फ्यूचर रिटेल केस हार गया, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली क्या हुआ कि आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि HC वाली प्रोसीडिंग्स अभी नहीं चलेंगी, अभी मैं जो बोलूँगा वो चलेगा। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। और जो अभी NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ NCLT, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, SEBI आपको पता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन तीनों स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़। तो गवर्नमेंट बॉडीज़, इन तीनों ही गवर्नमेंट बॉडीज़ ने ये बोला कि आप जो है इस फ्यूचर RIL डील में जो है 4 वीक्स तक अभी अपना कोई फाइनल ऑर्डर पास ना करें, उसके बाद जो अपनी प्रोसीडिंग्स है। ये कहाँ पे बोला, जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे थे, मतलब ये भी थे ही, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है डायरेक्ट इम्पैक्ट इनको भी पड़ेगा ही। तो जो है ये बैठे थे, अमेजोन वाले बैठे थे, फ्यूचर वाले बैठे थे, रिलायंस वाले बैठे थे। तो इन सब ने जो है बोला सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कि जो आप इसको भी कम से कम 4 वीक्स का डिले दो हमें, हम कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे फ्यूचर डील कर पाए। क्योंकि सीधी सी बात, अगर फ्यूचर रिटेल अगर रिलायंस से डील कर पाएगा तो उससे इंडिया का बेनिफिट होएगा। तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कुछ ऐसा लॉ दिखे या कुछ ऐसे चेंजेस दिखें जो या तो इस कंपनी के स्पेसिफिक हों, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इस केस के स्पेसिफिक ना हो करके पूरे जनरल उसके अंदर लाए जाए नए लॉज, जिसके तहत कुछ ब्रीच कर सके। मतलब ब्रीच तो नहीं वो वर्ड यूज़ करेंगे, कुछ भी वर्ड यूज़ करेंगे, बेसिकली हो सकता है कि ये डील फ्यूचर में हो जाए। तो इसलिए उन्होंने 4 वीक्स का यहाँ पर टाइम लिया है। यहाँ पे मेन न्यूज़ में भी यही लिखा है कि HC ने स्टे दे दिया। स्टे देने का मतलब यही होता है कि अभी वो डिसीजन पेंडिंग कर दिया। वो जो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग है वो मतलब स्टे के लिए होता है। अब इसके अंदर SEBI अनलाइकली टू ड्रॉप T+1 प्लान डिस्पाइट FPI प्रेशर। मैं सेकंड न्यूज़ रीड कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है, कल ही हमने समझा था T+1 सेटलमेंट का क्या मीनिंग होता है। ये बेसिकली एक सेटलमेंट ऑन द टाइम बेसिस एक मेथड है। अभी हमारे इंडिया के अंदर जो चल रहा है T+2 डे चल रहा है। T+2 डे का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि T मतलब आपका ट्रेडिंग डे, कि जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे उसके 2 दिन के बाद आपके T+2 डेज के बाद आपके जो है डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आते हैं। अब जो है इंडिया अडॉप्ट करने जा रहा है T+1 सिस्टम को 2022 के अंदर, अगले साल के अंदर, ये SEBI ने बोला है। अब SEBI ने के प्रपोजल निकालने के बाद ही कई लोगों को उससे दिक्कत हुई। क्या दिक्कत थी, पहले तो FPI का प्रेशर है सबसे ज़्यादा कि मत करो ये। इनका जो मेन पॉइंट था पहला ये था कि लाइकली टू फेस कंप्लायंस चैलेंजेस।
यानी कि जैसे FPI यहाँ पे लिखा है, FPI पॉइंट करना चाह रही थी कि कंप्लायंस चैलेंजेस आप फेस करोगे, यानी कि कोई लीगल चैलेंजेस फेस करोगे, कोई केस कर देगा किसी के, मतलब फ्रॉड वगैरह कर देगा कोई जल्दी जल्दी बाय खरीद करके, मतलब बाय सेल करके, तो उस तरह से। दूसरी बात, अगर आपको एक दिन एडवांस में पेमेंट करनी रहेगी तो मतलब ये मेरे को पॉइंट खास इसमें लगा नहीं, क्योंकि अगर आपका T+2 सेटलमेंट सिस्टम था तब भी आपको 2 दिन एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि से पेइंग फॉर ऑल ट्रेड्स 1 डे इन एडवांस विल कॉस्ट देम मोर। तो मतलब ये इनका सेकंड पॉइंट है जो ये कहना चाह रहे हैं, इसके ये मतलब आप इसको ना लाएं, T+1 को जो सेटलमेंट सिस्टम है उसको ड्रॉप कर दें। दूसरा आपका ये अप्रोच फिनमिन सीकिंग विड्रॉल ऑफ न्यू रूल्स, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, इसमें तो जनरल बात लिखी है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो फाइनेंस मिनिस्टर को सीक करेंगे ताकि वो अपने नए रूल्स को विड्रॉ कर ले। तो मैं ये कोई पॉइंट नहीं हुआ, ये दोनों पॉइंट्स से बेसिकली जो इनके जो रीजंस हैं ये क्यों करना चाह रहे हैं, तो इनमें कोई ज़्यादा पॉइंट वाली बात नहीं है। इसीलिए सेबी आपका अनलाइकली टू ड्रॉप T+1, यही हेडलाइन है आपकी कि सेबी अनलाइकली है ड्रॉप करने की, नहीं ड्रॉप करेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा पर रोल बैक कर देगा, मतलब रोल कर देगा इसको। रोल बैक करने का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को वापस ले लेना, रोल करने का मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा देना। तो मैं ये कहना चाहता था कि रोल कर देगा सेबी इसको। फोर्ड टू शट डाउन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, ये यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। फोर्ड इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको 2 बिलियन के अक्यूमुलेटेड लॉसेस हुए हैं कुछ टाइम के अंदर, तो उसकी वजह से जो इंडिया का वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शट डाउन कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही छोटे यूनिट्स के अंदर लिखी है न्यूज़, बट फिर मैंने सोचा कवर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात है। ऑटो सेक्टर के अंदर फोर्ड एक बड़ा नाम है, मतलब कम से कम आउटसाइड ऑफ इंडिया तो है ही, पर इंडिया के अंदर तो आपका पता ही, आपको मारुति सुजुकी और जो Hyundai होंडा मोटर्स वो सब है, और फिर भी फोर्ड आपका नेगलेक्ट करने जितना छोटा सेगमेंट भी नहीं है, तो आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है उसके तहत। तो ये हमने कवर कर लिया पूरी 3 न्यूज़ को। अब एडवेंट क्लोजेस इन यूरेका फोर्ब्स एक्विजिशन एट 4500 to 5000 करोड़, तो इसमें पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि एडवेंट भी हमें इंग्लिश का वर्ड लगता है, यूरेका फोर्ब्स हमें अलग लगता है, यूरेका अलग लगता है। तो इससे जो है हम एक बार पहले बैकग्राउंड समझते हैं। यूरेका फोर्ब्स आपकी एक कंपनी है, इसके नीचे आते हैं पहले। तो बेसिकली एक शपूरजी पलूंजी ग्रुप है। पलूंजी ग्रुप का मतलब वो आपका कि ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि कुछ एक कंपनीज हैं उसकी जॉइंट ओनरशिप में एक ग्रुप का एक हेड बना हुआ है। तो ये आपके ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस के अंदर एक कंपनीज तो नहीं है, रिलायंस के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। टाटा हो गया, टाटा के अंदर बहुत सारी कंपनीज, आपका TCS हो गया, टाटा मोटर्स, ये काफ़ी पॉपुलर कंट्रीज है, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ। टाइटन तो आपको पता ही होगा, टाइटन भी है उसके अंदर। तो ये आपका ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिसके अंदर आपका मतलब काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर कंपनी, जैसे अगर आप टाटा को देखेंगे तो टाटा मोटर्स हो गया, वो आपके मोटर्स के अंदर ऑटोमोबाइल सेगमेंट के अंदर काम करता है। टाइटन आपका मतलब वॉचेस के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर काम करता है, तो ये आपको पता है। अब इसके अंदर जो है एक ग्रुप के अंदर जनरली इस तरह से होता है कि एक सेगमेंट के लिए, एक सेक्टर के लिए एक कंपनी बना देते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए एक सेगमेंट बना दिया इन्होंने, मतलब एक कंपनी बना दी इन्होंने यूरेका फोर्ब्स नाम से। अब आपको यूरेका फोर्ब्स का मतलब समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कुछ चीज़ें हो गई, कुछ फर्नीचर वाली कुछ चीज़ें हो गई, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप समझ गए। ड्यूरेबल्स का मतलब होता है कि जो एक पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा चले, कम से कम 1-1.5 साल से ज़्यादा जो चीज़ चल रही हो, जैसे फर्नीचर वगैरह हो गए, वो 10-15 साल तो ऑलमोस्ट चले जाते हैं, तो वो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर आ जाता है। तो यूरेका फोर्ब्स वो हो गया। अब इसके अंदर क्या है कि आपका यूरेका फोर्ब्स को सेल करना चाह रहे थे शपूरजी पलूंजी ग्रुप वाले। तो ये जो बेसिकली इसमें आपका प्राइवेट इक्विटी ग्रुप, यानी प्राइवेट इक्विटी, मैं आपको कल बताया था, प्राइवेट इक्विटी का ग्रुप एक परचेज करने के लिए आगे आ रहा है, दैट इज़ एडवेंट इंटरनेशनल। तो ये बेसिकली ये पूरी न्यूज़ थी कि एडवेंट क्लोजेस इन ऑन यूरेका फोर्ब्स एक्विजिशन एट 45 to 500 करोड़। तो मतलब ये एक एडवेंट का मतलब वो आपका एडवेंट जो प्राइवेट इक्विटी वाला ग्रुप है वो आपका यूरेका फोर्ब्स को परचेज करने जा रहा है, एक्विजिशन उनका करने जा रहा है 4500 to 5000 करोड़ के अंदर उसको डील को क्लोज कर देगा। मतलब ये बेसिकली उसका बजट है, ये बताना चाह रहा है। अब यहाँ पे जो है बोथ जो साइड है दोनों, यानी कि आपका यूरेका फोर्ब्स वाले या आप कह सकते हैं शपूरजी पलूंजी ग्रुप वाले, SP ग्रुप बोलते हैं उसको, SP ग्रुप वाले या फिर एडवेंट वाले, इन्होंने जो है दोनों ने एक डील एक्सक्लूसिविलिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर लिया है कि जो हम आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अभी कर नहीं रहे क्योंकि कुछ भी है, लीगल कंप्लायंस भी हो सकता है कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाए। तो डील एक्सक्लूसिविटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम आपसे ही डील करेंगे इसमें। अब यहाँ पे जो डील एक्सक्लूसिविटी लिखा है, बट यहाँ पे प्राइस का कोई इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी ये डील तो एक्सक्लूसिव हो गई है, बट प्राइस एक सेटल नहीं हुआ है, तो वो सेटल करने के बाद ये डील परफॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे यूरेका फोर्ब्स पार्ट ऑफ 154-year-old SP ग्रुप का मतलब समझ गए कि आपका शपूरजी पलूंजी ग्रुप। तो ये हो गया पूरा हमारा न्यूज़ का बात। अब इसके अंदर आगे चले तो आपका ये जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है आपकी, मैंने बेसिकली नाम लिख दिया बस क्योंकि मैंने पहले इस कंपनी के बारे में बताया हुआ है।
तो व्हाट आई बिलीव इज़ कि आपको अगर कोई कंपनी मिलती है कम से कम जो फर्स्ट पेज पे है, या फिर आपका किसी भी आप कहीं पे जाते हैं तो कंपनी मिलती है, तो आप उस कंपनी के बारे में 2-3 चीज़ें पता करें। उसकी ओनरशिप कैसी है, मतलब क्या है उसकी ओनरशिप। हो सकता है कि उसका एक प्राइवेट ओनर हो, जैसे अगर आप मान लें टेस्ला देख लें, तो टेस्ला आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, बट उसकी मेजोरिटी स्टेक होल्डर इज़ इलॉन मस्क, तो उस तरह से ओनरशिप उसकी क्या है। दूसरी बात, उसका अगर जो मेन बिजनेस है उनका क्या है, मेन बिजनेस उनका क्या है। अब मैंने जनरल इलेक्ट्रिक के केस में पहले कवर किया हुआ है इनका दोनों चीज़ें, हालांकि मैंने उसमें एक और बताया था, बट वो पॉइंटलेस बात है। वो शेयर प्राइस था बेसिकली, शेयर प्राइस तो चेंज होता रहता है, तो हम नहीं देखेंगे वो। तो ये 2 चीज़ें आपको खुद देखनी है और कमेंट में बताना है मेरे को, ओनरशिप और मेन बिजनेस जनरल इलेक्ट्रिक का, जिनका लोगो ये है, काफ़ी सुंदर लोगो है इनका। तो ये मतलब काफ़ी सारे बिजनेस इसके अंदर है ही, तो आपको अगर विकीपीडिया पे जाते हैं तो आराम से मिल जाएंगी दोनों चीज़ें। तो आपको जो है वो कमेंट करना है नीचे। अब पेट्रोल डिस्कशन है, इसके अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि सेकंड और थर्ड पेज पर ये आता है, और इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं रहती है, तो हम इसको जो है स्किप करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा फर्स्ट न्यूज़ जो है पूरा पेपर कवर्ड है, मैंने बस चेक करने के लिए ऊपर किया, वापस कवर्ड है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं उसको। तो ये हमने 2 पेज स्किप कर दिए। अब अगर हम 4th पेज पे चलते हैं तो 4th पेज पर वापस से टाइम्स एंड ट्रैक का पेपर है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर पूरे एड्स हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, अगर आप कल की वीडियो अगर आपने देखी थी तो कल के दिन यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक फ़नी न्यूज़ थी, वो पराठे वाली न्यूज़ थी कि पराठे भी आपका जो है टैक्स 18% लगेगा रादर देन आपका 6% जो पहले था। तो उस तरह से अब आपका कंपनी परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन तो आ गया, बट इसके अंदर हम अभी कवर नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि ईटी मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, तो आपका 5th, 6th, 7th, 8th ये हमने 4 पेज स्किप करें और ईटी मार्केट्स के ऊपर चलते हैं। पहले आपको समझ में आएगा कि क्या रीज़न है इसका, और इसके बाद एक लोन सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने इतना सब कुछ लिख रखा है, ये बहुत ही मतलब एक कॉम्प्लेक्स आपका एक कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको समझने में मजा आएगा। इसके अंदर देखें तो आपका पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर जो मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट ट्रेंड्स वाला जो पेज है पूरा ये समझाऊंगा, तो ये इसके बाद कवर करते हैं। आरबीआई होपफुल ऑफ 9.5% ग्रोथ, कंपनीज बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी थर्ड वेव। तो बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं आरबीआई वाले कि आपका 9.5% ग्रोथ रेट रह सकता है। अगर मैं कल की न्यूज़ से इससे थोड़ा कनेक्ट करूँ आपको, 9 सितंबर, और ये फर्स्ट ही न्यूज़ थी आपकी, इंडियन इकोनॉमी पिकिंग अप स्टीम आफ्टर सेकेंड वेव। तो आई होप आपको याद होगा, S&P वगैरह हमने डिस्कस किया था कि क्या करती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इंडेक्स प्रोवाइड करती है, सब कुछ करती है। तो बेसिकली अगर आप इन दोनों को क्वांटम में देखते हैं कि आपका जो है इंडियन इकोनॉमी सेकेंड वेव के बाद पिकअप करने लग रही है, और उसके बाद आपके आरबीआई के गवर्नर ने खुद आकर ये बोला है, स्टेटमेंट दी है कि आपका जो है आरबीआई होपफुल है कि 9.5% ग्रोथ रहेगी इंडियन इकोनॉमी की, और कंपनीज को जो है प्रिपेयर्ड रहना चाहिए थर्ड वेव के लिए। तो मतलब सेकंड वाली बात तो कॉन्ट्रेडिक्टरी है, सीधी सी बात है, बट फर्स्ट वाली बात उसके कॉन्टिनम में लग रही है कि जो उस बात को वो सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, इसका यूज़ क्या है। मान लेते हैं कि आप 4 मंथ्स डाउन द लाइन, यानी कि आप मान लेते हैं दिसंबर जनवरी में बैठे हैं, तो आपको इसका क्या यूज़ आया। जैसे आपने मान लो कल ये वाली न्यूज़ भी पढ़ी, तो इसका आपको यूज़ क्या आया। तो बेसिकली न्यूज़ का एक पॉइंट ये रहता है कि आप डिस्कशन में पार्ट करें तो आप उसके कोट कर पाएँ किसी चीज़ को, या फिर अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह लिखें तो आप उस चीज़ को वहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ, उसका लॉजिक वहाँ पे यूज़ कर पाएँ। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके हाईलाइट देना चाहता हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं ऐसी न्यूज़ को। तो अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आप जनवरी में बैठे हैं, जब आपको जो है पता है कि आपके 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट कैसा रहा है, और 4th क्वार्टर के अंदर क्या क्या कंडीशन है कोविड के वगैरह की, या फिर किसी मतलब और जो डिजीज़ है और जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उनकी क्या क्या पोजीशंस चल रही हैं, और आपको कोविड के 3 क्वार्टर्स के अंदर कितना रिजल्ट आया वो भी पता है। जनवरी के अंदर आपका आ जाता है जनरली, तो आपका जो है उसके हिसाब से आप ये बोल सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर ने प्रोजेक्टेड ग्रोथ की थी 9.5%। अगर मान लेते हैं आपको उस टाइम पे लग रहा है कि ग्रोथ बढ़ रही है, मतलब बढ़ती हुई दिख रही है, तो आप ये बोल सकते हैं कि एज इन द सेकेंड क्वार्टर कोटेड बाय आरबीआई गवर्नर। तो आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कि आप मतलब क्वार्टर वाली लैंग्वेज को अगर आप यूज़ करेंगे, जैसे अगर आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट स्पेस बनाऊँ, तो अगर आप इस Q2 ऐसे 9.5% को इस तरह से रेफर करेंगे कि ये Q2 में प्रोजेक्टेड ग्रोथ थी, तो आपका जो है काफ़ी एक जो मतलब लैंग्वेज है इसके अंदर काफ़ी निखर के आएगी बाहर, और आपका जो पॉइंट काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि Q2 के अंदर 9.5% ग्रोथ का प्रोजेक्शन रेट था, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा लंबा खींच लिया, बट फिर भी आपके काम की बात रहेगी। कोटक बैंक कट्स होम लोन रेट्स बाय 15 BPS टू 6.5%। तो 15 BPS का मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो 1 BPS होता है आपका 1/100 ऑफ अ परसेंटेज, यानी कि अगर आपको इन शॉर्ट लिखना हो तो 0.01%, 0.01%।
0.01% इज इक्वल टू 1 BPS। और चाहे परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब वापस से अपॉन 100 भी होने का, बट हमें उसकी पॉइंट नहीं लगता क्योंकि BPS में जनरली परसेंटेज से माइनस कर देता है। तो आपका 15 BPS से कट डाउन किया है, तो इसका मतलब है कि 0.15% आपका कट डाउन किया है, यानी कि आपका 0.01 इंटू 15, तो 0.15% से कट डाउन किया है इंटरेस्ट लोन के, होम लोन में आपके रेट्स को। अब आपका जो रेट घटकर हो चुका है वो 6.5% हो चुका है, और आप सीधी सी बात है प्लस करके निकाल सकते हैं कि 6.65 था पहले। तो यहाँ पे अब ये आपके ज़्यादा काम की बात नहीं है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐड कर रहे हैं अपना, बट इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है यहाँ पर। अब इसके अंदर आपका अक्टूबर 2020 के अंदर अगर आप बैठे हैं तो आपको 6.9% का इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ता है, और आपको पता है इन्फ्लेशन तो चल ही रहा है। तो आइडियली क्या होना चाहिए था कि अगर कंपनी को सस्टेन करना है तो जितना वो इंटरेस्ट इस टाइम चार्ज कर रही थी उससे ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है तो इंटरेस्ट अल्टीमेटली उतना ही आएगा जितना अगर आप चार्ज करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से। बट यहाँ पे कंपनी ने उसको कम कर दिया है। इस मार्च में वो 6.65 पे ले आए थे, जो मैं आपको बताया था यहाँ पे प्लस करके ऊपर, और यहाँ पर जो है अभी हमने देखा कि 15 BPS और कट करके उसको 6.5% पे ले आए। और तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, जैसे अभी आपका सितंबर चल रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर इस Q2, तो Q2 के जब रिजल्ट्स आते हैं तब हमें देखना पड़ेगा कि आपका कंपनी ने एक्चुअली जो नेट इंटरेस्ट इनकम कमाई है वो पॉजिटिव है या अच्छी ग्रोथ हुई है उसकी पिछले 5 सालों के अंदर, या फिर वो डिक्रीज हुई है। मतलब मान लेते हैं कि पिछले साल ज़्यादा थी और इस साल हवा में उन्हें इंटरेस्ट तो कम कर दिया बट ग्रोथ हमारी कम हो गई या इनकम कम हो गई, तो वो हमें देखना पड़ेगा। अगर बढ़ती है तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने जो है कम कर दिए हैं इंटरेस्ट के रेट्स, तब भी उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है वो। दूसरी, अगर वो खराब परफॉर्म कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मीनिंग है, ये फालतू में हवा बनाने के लिए कर रही है ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। अब इसका हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा इंपैक्ट पड़े, मान लो कि इस टाइम पे वो लोन्स अट्रैक्ट कर ले और वापस से अपने इंटरेस्ट को 7% पे ले जाए, तो वो बेसिकली हो सकता है, बट हमें तो अभी के डेटा के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। तो हमने पूरा समझ लिया, इसके अंदर और भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर। ये एक छोटी न्यूज़ है, ये दो आपका कॉफ़ी डे के एंटरप्राइज ने, मतलब कॉफ़ी डे एंटरप्राइज मतलब जो कॉफ़ी डे है उस वो एक चेन है, उसके ओनर कौन है, उसके ओनर है आपकी कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेस नाम से, CDE बोलते हैं इनको जनरली। तो CDE ने आपका जो है एक सेबी के साथ इनका केस हो गया था, उनको सेटल करने के लिए 69 लाख रुपीज़ दिया। बहुत बेसिक था केस, आपको समझने की जरूरत भी नहीं है खास, तो आप मान सकते हैं कि इनको थोड़ा सा लॉस हो गया और इनकी इमेज पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अगर आपको सही बताऊँ। US स्टॉक्स फॉल वाइडनिंग वीकली लॉसेस, तब बेसिकली बहुत इजी बात है कि आपका US के स्टॉक्स फॉल कर गए और वहाँ पे जो लोग थे, ट्रेडर्स थे या जो ट्रेडिंग हाउसेस थे, उनको वीकली लॉसेस जो हो रहे थे पहले भी वो ज़्यादा हो गए। अच्छा, वो ज़्यादा हो गई वापस से क्यों लिखा है आपका, मतलब क्योंकि फ्राइडे आ चुका है, तो फ्राइडे के दिन आपकी सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेंगे, तो आपका वीकली लॉसेस को कवर करने का यहाँ पे स्कोप सबसे ज़्यादा कम है, और आपका वीकली लॉसेस जितने भी होने थे अब हो चुके हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब आज के मार्केट को अगर हम मिला दें उसके बाद। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। अब लीजर वेयर रीच ऑफर कंफर्ट फॉर पेज, तो ये आपको समझना पड़ेगा, पहले इसके अंदर कुछ समझ में नहीं आता है। लीजर वेयर आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आपके मतलब कुछ भी है, आपका नाइट सूट्स वगैरह हो गए, वो सब है, ठीक है। तो आपका जो है पेज मतलब क्या है, पेज एक इंडस्ट्रीज़ है, पेज इंडस्ट्रीज़, इनका भी IPO भी आया था। अब यहाँ पे इनके मतलब बेसिकली काम क्या करती है ये कि लीजर वेयर और इनर वेयर, और इनर वेयर जॉकी कंपनी के सेल करती है इंडिया के अंदर। जैसे हमने ऊपर देखा अभी कैफ़े कॉफ़ी डे का आपका कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज एक कंपनी है, तो जॉकी ब्रांड के जो पूरा बिजनेस है इंडिया का सेगमेंट है वो पेज इंडस्ट्रीज हैंडल करती है, तो बेसिकली ये काम करती है। अब इसके अंदर आपका जो है इनका जो इस साल का मतलब जून क्वार्टर का रिजल्ट है, जून क्वार्टर का मतलब वो आपका कि जो आपका अप्रैल मई जून यानी कि जो Q1 है उनके नंबर जो है कम हुए, मतलब कि आपके उनका प्रॉफिट कम हुआ है, उनका रेवेन्यू कम हुआ है आपका। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इन्होंने बताया फाइनेंशियल 21 के फाइनेंशियल इनके कितने रहे थे और उनके बेस पे जो आप आगे कंपेयर कर सकते हैं जो भी जून के क्वार्टर के रिजल्ट आए। अच्छा, जून के क्वार्टर का मतलब आपका अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने, तो इसके आपका ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपके फॉलोइंग द जून क्वार्टर्स जो इनका शेयर प्राइस है वो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, मतलब एक बेसिकली एक मान लेते हैं कि 100 से 110 के अंदर मूव कर रहा है और उससे ऊपर नहीं जा रहा, उससे नीचे भी नहीं जा रहा। तो ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ होती है बेसिकली, अगर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सेफ नहीं लगता है तो जनरली स्टॉक ऑफ मूवमेंट इस तरह से होने लग जाता है। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं, ये हमें पूरा कवर कर लिए। बहुत ही बेसिक बात थी। आपका ऑफलाइन सेल्स का इन्होंने एक फालतू में यहाँ पे सेगमेंट दिया हुआ है कि ऑफलाइन सेल्स मिड डे पाया था, अब क्लोज हो गए वापस से, मतलब सॉरी अब ओपन हो गए हैं वापस से, तो उसमें कोई पॉइंट इनमें नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस अप्रैल मई जून में तो वापस से लॉकडाउन जब सेकेंड वेव वगैरह हो गए थे तो क्लोज ही था, तो उसमें हमें
कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी क्लोज था और इस साल भी क्लोज था Q1 के अंदर, तो हमें कंपेयर करने की ऑफलाइन सेल्स का पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। लोन सिक्योरिटाइजेशन बाय NBFCs इंक्रीजेज ओवर 2-fold इन Q1। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट लोन सिक्योरिटाइजेशन जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, अगर आप इसको एक बारी के लिए छोड़ दें, अगर एक सेकंड के लिए बस इसको छोड़ दें, तो ये जो भी चीज़ है, मान लो एक्स चीज़ है ये, तो एक्स चीज़ NBFC मैंने आपको कल बताया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ये बेसिकली क्या करती हैं कि ये आपका जो है कस्टमर से डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, करंट अकाउंट वगैरह नहीं खुलवा सकते, सेविंग्स अकाउंट को आप एक लिमिट के बाद ही उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये एक थोड़ा सा बैंक, छोटा बैंक है, आपका कंपनी की तरह ही फॉर्म होता है और कंपनीज एक्ट के तहत ये रेगुलेटेड होता है, यानी कि ना कि बैंक रेगुलेशन 1949 के तहत। आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा, मैंने कल बताया था। लोन सिक्योरिटाइजेशन जो भी चीज़ है वो NBFC के द्वारा जो जितनी होती है वो इंक्रीज हो गई है ओवर 2-fold। अगर आपको लोन सिक्योरिटाइजेशन नहीं पता, मतलब अगर हो भी सकता है आपको पता हो, मैंने अभी आपको अज्यूम करने के लिए बोला कि आप इसको छोड़ दें। अगर आपको नहीं पता तो आपको मेरे हिसाब से बाकी पूरी न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि जो भी ये चीज़ है वो डबल हो गई Q1 के अंदर, ठीक है। अब लोन सिक्योरिटाइजेशन मैंने इतना घुमा के क्यों बोला, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, और अगर आप इसे समझेंगे तो मतलब थोड़ी चाय कॉफ़ी पीनी पड़ सकती है उसके बाद, ठीक है। तो आपको जो है अगर इसे समझ नहीं है तो मैंने बहुत ही छोटे एग्जांपल लिए यहाँ पर, बहुत ही छोटा, और मैंने एक नीचे वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं आपको, वो अश्विनी बजाज की एक वीडियो है, बहुत ही क्वालिफाइड मतलब पर्सन है, वो टीचर है, CFA वगैरह के लिए पढ़ाते हैं वो CA CS CFA FRMCI 10 डिग्री है उनके पास, मतलब तो वो काफ़ी अच्छे से आपको बता देंगे उसके अंदर, मतलब वो इंग्लिश में है वीडियो और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वीडियो है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वीडियो है। तो मैंने उसको बहुत ही ईजी करके यहाँ पे बताया है, पर बहुत ही मैंने चीज़ें हटा भी दी उसके अंदर से। तो फिर भी एनीवेज हम कवर करते हैं इसको। बैंक के अंदर हमने एक लिया है लायबिलिटीज़ और एसेट्स। ये हमने बेसिकली बैलेंस शीट बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। SPV क्या है उससे आप छोड़ दें, अभी हम बैंक में फोकस करते हैं। बैंक का बेसिकली मेन काम क्या होता है कि आप बैंक जो होता है वो आपसे डिपॉजिट लेता है, यानी कि कॉमन पर्सन से डिपॉजिट लेता है, और आगे उसके जो असेट बनते हैं, असेट उसके क्या बनते हैं कि वो लोन देता है। जैसे अगर मान लो मेरे को कोई अपनी कंपनी शुरू करनी है तो मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, तो वो बैंक के लिए असेट होगा, मेरे लिए लायबिलिटी है वो, पर बैंक के लिए असेट होगा। और बैंक के लिए लायबिलिटी क्या है कि जो पब्लिक से उन्होंने पैसा लिया है सेविंग्स अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर, ये सब जो अकाउंट है उनके अंदर, तो वो उनका लायबिलिटीज़ होती है। अब इसके अंदर क्या है कि ये मैंने डेट के अंदर जो लिखी है, डेट मतलब आपका कि वो चीज़ जो आपको इंटरेस्ट के साथ वापस देनी है, जिसके ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, वो सब करना है। तो बैंक्स के लिए जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जरूरी नहीं, कोई भी तरह की डिपॉजिट, आपका सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, RD भी होती है, और आपका मिक्स्ड डिपॉजिट, मिक्स्ड ऑप्शंस अकाउंट होता है, ये सब जो है उसके लिए डेट है, यानी कि जो पब्लिक पैसा जमा कर रही है वो उसके लिए डेट है, वो उसे वापस करना है। और हो सकता है कि उसके पास इक्विटी भी हो। इक्विटी मतलब जो ओनर का पैसा है, यानी कि अगर मान लेते हैं कोई जैसे कोटक बैंक है, तो जो आपके कोटक हैं, तो मतलब जो कोटक वाली फैमिली है उनका जो पैसा लगा हुआ है वो इक्विटी के अंदर आएगा, वो उसे इंटरेस्ट के साथ वापस नहीं करना, उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो जो भी है, मतलब इक्विटी का मतलब ओनर्स कैपिटल, तो ये आपको वापस नहीं करना होता बैंक को। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपका बैंक ने डेट रेज कर लिया, इस बैंक के अंदर हमने अज्यूम लिया है कि 250 करोड़ का उसके पास डिपॉजिट आ गए। तो ये हमने मतलब अगर मैं आपको SBI का बताऊँ तो बहुत ज़्यादा नंबर है, हमने कोई इन्फ्लेट करके नंबर नहीं लिया, तो हमें 250 करोड़ के मान लेते हैं डिपॉजिट आ गए, और 100 करोड़ का इनके पास इक्विटी में पैसा पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मान लेते हैं कि मेरी जैसी किसी कंपनी को या किसी भी और कंपनी को, किसी भी आपकी होम लोन वगैरह के अंदर, पर्सनल लोन के अंदर 300 करोड़ के लोन इन्होंने दे दिए, मान लेते 300 करोड़ के लोन इन्होंने दे दिए। अब इसके अंदर क्या था, जितना भी इनको इंटरेस्ट मिलना था तो वो इनको मिला करके 400 करोड़ पैसे मिलने थे, 100 करोड़ इनका प्रॉफिट होना था। बट अगर आपको पता हो कि लोन के अंदर सीधी सी बात है उस दिन पैसा वापस नहीं मिलने वाला इनको, ऐसा नहीं है कि वो 300 करोड़ आज देंगे और 400 करोड़ कल या एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल के अंदर भी नहीं आने वाले। आपकी कम से कम मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया 25 साल के अंदर मान लो आते हैं पैसे, क्योंकि अगर आप कमर्शियल लोन की बात करेंगे या होम लोन की बात करेंगे तो इतनी लिमिट आप जा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। मान लो 10 ईयर्स का देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कि 10 ईयर्स के बाद आपके पास 400 करोड़ पैसे आने वाले हैं। बट अगर आप मान लेते हैं कि जैसे ये डेट हो गया, पर अब मान लो कि अगर बैंक को ग्रो करना है तो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की ज़रूरत है, पर अब मान लो ये ऐसी कंडीशन आ गई कि लोन तो उसने दे दिया, कैश तो उसके पास जीरो हो गया ऑलमोस्ट, आपके 50 करोड़ की इक्विटी बची है बस, वो तो उसे अपनी वर्किंग कैपिटल की चीज़ें देखने के लिए भी चाहिए, तो आपका बेसिकली उसके पास नील हो गया वो एक तरह से बैंक। हालांकि वो दिवाला नहीं हो रहा है, उसको काफ़ी अच्छी कंडीशन चल रही है उसकी, उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है 10 साल के अंदर अंदर, बट फिर भी अगर उसे इंस्टेंट लोन देना है तो उसे कैश चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि आपका एक SPV बनाया जाता है। SPV मतलब आपका स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल के अंदर क्या होता है कि ये जो 300 करोड़ का पूरा डेट है वो बेच दिया जाता है, 300 करोड़ का डेट बेच दिया जाता है।
बेचने का मतलब क्या हुआ कि आप मेरे को एक XYZ अमाउंट दे दो और ये पूरा लोन का अमाउंट आपका हो गया, ठीक है जी। आप इसे कलेक्ट करना, आपको जहाँ से भी पैसा वसूली करनी है, जो भी करना है, मान लो अगर कोई पैसे नहीं देते हैं वापस, तो उसे वसूली भी करनी पड़ सकती है। जो भी करना पड़ता है बेसिकली बैंक को, वो आप करोगे और मेरे को आप पैसे दे दो अभी इंस्टेंटली। तो बेसिकली क्या करता है बैंक कि आपके 300 करोड़ का जो डेट है, बेसिकली 400 करोड़ का डेट है, क्योंकि 10 साल बाद 400 करोड़ मिलने वाले हैं, तो उसको SPV को सेल कर देता है। और अभी के लिए हमने एग्जाम्पल लिए कि 310 करोड़ की पेमेंट कर देती है SPV के पास आपके 400 करोड़ के डेट गए, वो वापस कलेक्ट करता रहेगा, उसके असेट बन गए। उसके असेट क्यों बन गए? क्योंकि वहाँ से उसे पैसे आने वाले। असेट का मतलब यही होगा ना कि वहाँ से पैसे आने वाले हैं आपके। तो यहाँ भी 25 साल की जगह आप 10 साल कर सकते हैं इसको वापस से चेंज करके। तो 10 साल के अंदर उनका 400 करोड़ का असेट बनने वाला है एक तरह से। अब यहाँ पर जो है उन्होंने 310 करोड़ की इसके लिए पेमेंट की। अच्छा, इन्होंने कम क्यों की? क्योंकि मतलब अगर वो 400 करोड़ के लिए 400 करोड़ की ही पेमेंट कर देंगे तो फिर उनको क्या फ़ायदा होगा? तो उनको कम पेमेंट करनी रहेगी। और आपका जो है 90 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट है वो 10 साल के अंदर होने वाला है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कोई चीज़ होती है। तो आपको जो है 310 करोड़ जो इन्होंने मान लो पेमेंट कर दी। अब बैंक के लिए क्या फ़ायदा हुआ? बैंक को ये फ़ायदा हो गया कि 310 करोड़ उसके पास आ गए। हालांकि उसे 90 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं हुआ, 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बट उसे इंस्टेंटली पैसे मिल गए। अब वो अगला लोन दे सकता है जल्दी से। तो आपको जो है और ज़्यादा उनके एसेट बन सकते हैं और आपका और ज़्यादा डेट खड़ा हो सकता है अगर वो ऐसे करते हैं तो बेसिकली इस तरह से होगा आपका ये वर्क करता है पूरा। अभी 310 करोड़ का डेट बन गया इसके पास। 310 करोड़ का डेट क्यों बन गया? क्योंकि ये देगा कैसे? पैसे देने के लिए होने चाहिए। पैसे देने के लिए इन्वेस्टर से पैसे रेज करेगा, तो हो सकता है इक्विटी की फॉर्म में, हो सकता है डेट की फॉर्म में। मैंने यहाँ पे सिर्फ डेट लिख दिया, तो यहाँ पे डेट की फॉर्म में यहाँ पे इसके पास 310 करोड़ रुपए आ गए। बेसिकली इस पूरे झमेले के अंदर जो लोन सिक्योरिटाइजेशन चल रहा है वो इन लोन्स का चल रहा है। जो ये पूरे लोन्स थे ये सिक्योरिटाइज हो गए आपके, इनके पास एक असेट चला गया पीछे SPV का, या SPV बोल लो या फिर अब ये जो डेट है इनको बोल लो। तो ये बेसिकली इस तरह से वर्क करता है आपका लोन सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो आप समझ गए होंगे ये होता क्यों है, ताकि जो है आपका बैंक वापस से लोन दे पाए फटाफट और इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है वो फॉस्टर कर पाए। और आपका SPV क्यों बनाया जाता है? ताकि बैंक जो है अपने जो इनके पास इलिक्विड असेट थे, मैं अगर आपको एक टेक्निकल टर्म यूज़ करूँ, इलिक्विड असेट थे। इलिक्विड का मतलब होता है जिसको आप कैश में कन्वर्ट जल्दी से नहीं कर सकते। तो जो इलिक्विड असेट थे आपके, उसको लिक्विड असेट में कन्वर्ट करने के लिए, उनको लिक्विड असेट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपका जो है वर्क करते हैं। तो बेसिकली हमने पूरा कवर कर लिया। अब इसके अंदर आपका जो है NBFC को अगर मैं आपको वापस से बताऊं, अगर आपको नहीं समझ में आया था तो एक बार हम कल के न्यूज़पेपर में चल लेते हैं, क्योंकि मैंने जो पहले 2-3 लाइनें बोली थी उससे मेरे हिसाब से आप कन्फ्यूज़ हो गए हो। तो एक बार हम 18 मार्क्स के ऊपर कल हमने जो किया था कवर, यहाँ पर चलते हैं। और ये आपका NBFC, NBFC के अंदर हम यही समझा था बेसिकली हमने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है आपकी। ये बैंक और NBFC का हमने कल कंपैरिजन किया था। पहला आपका पॉइंट यही था कि डिमांड डिपॉजिट को रेज नहीं कर सकते ये, ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते NBFC वाले। और इसके ऊपर जो है रेगुलेशंस बहुत कम होती हैं और NCLT कोर्ट इनका जो है मतलब बेसिकली इनके ऊपर रेगुलेशन लगाता है। और कंपनी की फॉर्म में ये आपका जो है रजिस्टर होती है कंपनी, और बेसिकली अगर पॉइंट बनाए तो इनके ऊपर रेगुलेशन कम रहती है। तो ये हमने इसके अंदर समझ लिया। अब इसके अंदर आज के ऊपर वापस चलते हैं। तो हमने पूरा कवर कर लिया है, और अगर आपको इसकी न्यूज़ समझनी है तो आपको मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ग्रोथ ड्रिवन बाय मॉर्टगेजेस हुज शेयर रोज टू 59% फ्रॉम 26%। तो बेसिकली जितना ये अमाउंट के लोन थे इनके, उनमें से ज़रूरी थोड़ी है कि सारी लोन बेचे वो। मान लो कि 300 करोड़ थे, उसके अंदर से मान लो 150 करोड़ के लोन हम खुद कलेक्ट कर लेंगे और 150 करोड़ के आप बेच देते हैं। अब हमें 160 करोड़ दे दो अभी के लिए और हम उससे आगे लोन दे देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो परसेंटेज है 50-50 मैंने यहाँ पे किया, वो परसेंटेज यहाँ पे 26% थी लास्ट ईयर और वो इंक्रीज़ करके 59% हो गई है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं अगर आपको मतलब एज अ बिगिनर। और ये ICRA की रिपोर्ट है। ICRA इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये बेसिकली ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसे हमने कल S&P की बात की थी। तो हमने पूरा समझ लिया। अगर आपको इसको बहुत ही डिटेल में जानना है और बहुत ही टेक्निकल आपको जाना है तो अभी वो वीडियो जो मैंने नीचे डाल रखी है उसको देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने पूरा कर लिया कवर। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और एक ही बात है कि आप जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें वापस से, तो उसके अंदर अगर कोई भी आपको डाउट पूछना है या आपको PDF चाहिए ये वाली, तो वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। वो सब बातें मैंने आपको पहले बताया था। दूसरी बात, आपकी कल और परसों वीडियो नहीं आ रही होगी क्योंकि आपका सैटरडे संडे है। जब हमने जो आपकी सीरीज थी उसका इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बताया था कि आपका जो सैटरडे संडे को वीडियोस नहीं आ रही होंगी, सिर्फ वीकडेज को आ रही होगी। तो मिलते हैं मंडे को, एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।